आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव जाने के बाद मेरे पास बस 3 काम ही होते हैं, खाना, सोना और हर रात रमेश काका की कहानियां सुनना। रमेश काका हमें हर रात गांव में घटी सच्ची घटनाएं सुनाया करते थे। रमेश काका का घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था, तो वहां हम रात के 8 बजे तक पहुंच जाया करते थे। रमेश काका अपने घर पर अकेले रहते थे। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए उनको भी सभी के साथ मिलजुल कर रहने में काफी अच्छा लगता था। ऐसे ही उस रात मैं चलकर रमेश काका के घर गया तो रमेश काका आग जलाकर ताप रहे थे। मुझे देखते ही काका ने कहा, अरे बिंटू, कब आए तुम? इस पर मैंने काका से कहा, वो काका, आज ही सुबह आया हूँ, अभी 2-3 दिन रहूंगा। इस पर काका ने मुझे बैठने को कहा। मेरे बैठते ही वहां गांव के और 2-3 लड़के आ गए, जो रोज इसी वक्त काका से कहानी सुनने आया करते थे। ठंड काफी होने के कारण आग के पास बैठने में हमें काफी अच्छा लग रहा था कि तभी मैंने काका से कहा, काका, आज कुछ कहानी बताइए। जिस पर काका ने बताना शुरू किया। आज से 3-4 साल पहले जब मैं गांव के बाहर जमींदार साहब के बगान में रात को पहरेदारी का काम किया करता था, तो उस वक्त गांव में आए दिन भूत प्रेत, डायन और काला जादू की घटनाएं सुनने को मिलती रहती थी। मगर मैं उस समय इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस समय गांव वालों का मानना था कि रात होते ही हर रोज गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाया करती हैं। धीरे धीरे गांव के काफी सारे लोग एकाएक रहस्यमयी तरीके से मरने लगे, मगर मरने वाले लोगों की लाश काफी दिनों के बाद मिलती थी। खैर, मेरी ड्यूटी रोजाना रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक की थी, जिस कारण मुझे रात के 8 बजे ही घर से निकलना पड़ता था। ऐसी ही एक रात 8 बजे मैं बगान जाने के लिए अपने घर से निकला, तो बाहर निकलते ही ठंडी ठंडी हवाओं ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो रोजाना की तरह सारा गांव मुझे वीरान सा लग रहा था, क्योंकि उस समय जब मैं रात के 8 बजे ड्यूटी जाया करता था तो गांव के सभी लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते थे। खैर, मैं और अपना समय जाया ना करके साइकिल को आगे बढ़ाने लगा और बगान जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस समय हमारे गांव में बिजली तो थी, मगर रास्तों पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण मैं हर रोज टॉर्च का ही सहारा लिया करता था। तो मेरे टॉर्च जलाते ही मेरे टॉर्च की रोशनी को रास्ते पर फैले कोहरे ने चारों तरफ से घेर लिया। कोहरा इतना छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी मुझे जितना भी दिख रहा था, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचा, जहां चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। वो भी इतना घना अंधेरा कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। खैर, किसी तरह मैं साइकिल चलाकर बगान पहुंचा तो वहां सामू मेरा ही इंतजार कर रहा था। सामू जो दिन के वक्त इस बगान में पहरेदारी करता है और उसकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक की होती है। तो मुझे देखते ही सामू ने कहा, अरे राजेश, आ गए तुम? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया तो मेरे आते ही सामू अपना साइकिल उठाया और अपने घर की तरफ चलता बना। अब उस पूरे बगान में मैं अकेला ही था, तो मैं सामू के जलाए गए आग के पास बैठकर बगान में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। पूरा बगान
अंधेरे और घने कोहरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। बस बीच बीच में मुझे रात कीड़ों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। कुछ घंटे तो सब ठीक था, जिसके बाद बगान में मुझसे कुछ ही दूरी पर मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। एक दो बार तो मैंने उस हलचल को नज़रअंदाज किया, मगर जब फिर भी वो हलचल नहीं रुकी तो मैं टॉर्च लेकर अपनी जगह से उठा और उस हलचल की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए बगान में कौन होगा। खैर मैं डरता तो था नहीं, तो मैं चलकर उस जगह पर पहुंचा। तो वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि दो भैंसे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इतनी रात गए ये दोनों भैंसे बगान में आए तो आए कैसे? और तो और ये भैंसे किसके हैं? मगर जिसके भी हों, मुझे तो इन्हें बगान से भगाना ही होगा। ये सोचकर मैं उन भैंसों को भगाने लगा, लेकिन मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दोनों भैंसे वहां से नहीं भागे। तो मैंने अपने कोशिश में थोड़ा और जोर दिया, तो मेरे जोर देते ही उन दोनों भैंसों का चेहरा एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उन दोनों भैंसों की शक्ल राक्षस में तब्दील हो गई। ये दृश्य देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मेरा सर घूमने लगा और मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है और ये भैंस नहीं बल्कि राक्षस हैं। अभी मैं उन्हें देखकर कांप ही रहा था कि तभी उन दोनों राक्षसों ने अपना पूरा रूप ले लिया। उनका चेहरा पूरी तरह सफेद था और उनकी आंखें बाहर लटक रही थीं। इतना सब देखने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां रुक सकूं, जिस वजह से मैं जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही मैंने वहां से भागने की कोशिश की कि तभी एक राक्षस मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। मैं उसके हाथ से अपने गले को छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस राक्षस ने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं अपने सिर को हिला तक नहीं पा रहा था। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ने लगा। तो मैं समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा और ये राक्षस मुझे मारकर खा जाएंगे। कि तभी मैंने अपने हाथ में बंधी ताबीज को उस राक्षस पर सटाया, तो मेरे ताबीज सटाते ही उस राक्षस ने मेरा गला एकदम से छोड़ दिया और इसी का फायदा उठाकर मैंने वहां से दौड़ लगा दी और अपने पैरों को जमींदार साहब के घर पर ही रोका। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। रमेश काका की बात खत्म होते ही मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की तरफ घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। काफी रात हो जाने के कारण मैं रमेश काका को आता हूँ बोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो पूरा रास्ता सुनसान और सन्नाटे में डूबा हुआ था। रास्ते पर चलते हुए मेरे दिमाग में बस बार बार रमेश काका के बताए गए बातें ही दौड़ रही थी कि तभी मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हुई। तो मैं रास्ते के किनारे झाड़ियों की तरफ हल्का होने चला गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी अचानक मेरे बगल के पेड़ की डाली टूटने लगी। तो इस पर जब मैंने अपनी निगाहें उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो इतने में ही मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और डर से मेरे दोनों पैर कंपकपाने लगे। दरअसल उस पेड़ पर एक भयानक सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था, जिसके इतने लंबे पैर थे कि वो जमीन को स्पर्श कर रहे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, जिस कारण मैं वहां ना रुककर भागता हुआ घर चला आया। मगर घर आकर काफी दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही। बाद में काफी झाड़ फूक करवाने के बाद मैं ठीक हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। खाना पीना खाने के बाद मैं अपने दादाजी के कमरे में गया और उनसे कहा, दादाजी, आपने कहा था कुछ सालों पहले इस गांव में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी, उसके बारे में कुछ बताइए ना। जिस पर दादाजी ने कहा, अच्छा बैठो, बताता हूँ। आगे दादाजी ने बताना शुरू किया। आज से 40 साल पहले इस गांव में कुछ ऐसी दहशत मची थी कि लोगों का जीना हराम हो गया था। रह रहकर लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे थे, मगर सभी के मरने का एक ही कारण था, उनके शरीर से सारा खून निकल जाना। डर के मारे लोग रात तो दूर दिन में भी घर से बाहर निकलने में कतराते थे। अंधेरा होने के बाद चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता, मगर मुझे पहले पहले इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। रात हो या दिन मैं अपना सारा काम पहले की तरह ही करता था, मगर एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका, और उस रात को मैं काली रात मानता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक शाम मैं काम खत्म करके खेत से घर लौट रहा था। अंधेरा हो जाने के कारण मुझे मेरे अलावा और कोई दिख नहीं रहा था। मैं टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे घर की तरफ आगे बढ़े जा रहा था। हमारा खेत घर से थोड़ी दूरी पर था, तो मुझे घर पहुंचने में करीब 5-7 मिनट का वक्त लगने वाला था। उस रास्ते पर सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि मुझे साफ साफ रात कीड़ों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पायल छमछमाने की आवाजें आने लगी। उस आवाज को सुनकर मेरे चलते पैर एकदम से रुक गए और मेरी निगाहें उस आवाज को तलाशने लगीं, मगर मुझे वहां कुछ नहीं दिखा। मैंने इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ कदम चला ही था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है, मगर इस बार मेरे मन का वहम नहीं था। मुझे साफ साफ किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। मैं झट से पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे घने अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने कानों से किसी के चलने की आवाज सुनी। अब मुझे हल्की हल्की बेचैनी महसूस होने लगी थी। मुझे अब वहां रुकना ठीक नहीं लगा और मैं तेजी से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे घने झाड़ियों से आवाज आई, अरिया, आज तेरी बारी है। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि उस आवाज को सुनकर मेरे पैर कपकपाने लगे और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, मानो मेरी मौत मुझे पुकार रही हो। अब मुझे पता चल गया था कि गांव वालों की बात ना मानकर मैंने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस आवाज की तरफ देख सकूं। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने तिरछी नजर से उस ओर देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल घने अंधेरे के बीच बस मुझे 2 लाल टिमटिमाती आंखें नजर आ रही थी। मुझे देखते ही पता चल गया कि वो आंखें ना तो इंसान की है और ना ही किसी जानवर की, बल्कि उसकी है जिससे सारा गांव डरता है। अभी मैं भागने ही वाला था, तभी मेरे कांपते कदमों के कारण मैं लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया और उसी के साथ मुझे किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। अभी मैं उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस झाड़ी में से एक औरत निकलकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने अपनी नजरों को उठाकर उस औरत की तरफ देखा तो मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा।
मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज दौड़ रही थीं कि उसकी आवाज मैं साफ साफ सुन पा रहा था। दरअसल उस औरत का चेहरा मौत से भी ज्यादा डरावना था और उसके मुंह से खून टपक रहा था और वो औरत जमीन पर खड़े ना होकर हवा में खड़ी थी। उस औरत के मुंह से टपकते खून को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसने अभी अभी किसी का खून पिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी उस औरत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और एक भारी सी आवाज में कहा, आज तेरा खून पीऊंगी। और इतना बोलकर उस औरत ने मुझे घसीटते हुए जंगलों के अंदर ले जाने लगी। मैं अपनी जान बचाने के लिए काफी जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था, मगर मुझे पता था कि मेरे चिल्लाने का शायद कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी आवाज गांव तक नहीं पहुंच पाएगी। मगर फिर भी मैं चिल्लाता रहा। घसीटते हुए वो चुड़ैल मुझे नदी के किनारे ले आई, जहां काफी सारे खून फैला हुआ था। अभी वो औरत मुझे मारने ही वाली थी कि तभी मेरे ऊपर किसी ने भभूत छींटा, जिससे उस चुड़ैल ने मुझे एकदम से छोड़ दिया और हवा में धुआं हो गई। मैंने उठकर जब पीछे देखा तो ठीक मेरे पीछे एक अघोड़ी बाबा खड़े थे। बाबा को देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैं भागकर बाबा के पास गया, जिस पर बाबा ने कहा, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? जिस पर मैंने कहा, बाबा मेरा घर इसी गांव में है। और साथ ही मैंने अपनी पूरी आपबीती बाबा को बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर से भी खतरा टला नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। घर आकर मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा आपको तो पहले इस गांव में कभी देखा नहीं। जिस पर बाबा ने कहा, मैं बगल के गांव में रहता हूँ, मगर कई दिनों से बाहर गया हुआ था। आज जब मैं अपने गांव लौट रहा था तो रास्ते में मुझे तुम्हारी चीख सुनाई पड़ी, तो तुम्हें बचाने आ गया। जिस पर मैंने कहा, बाबा जी आपको पता है वो औरत कौन है और हमारे पूरे गांव को क्यों मारना चाहती है? इस पर बाबा जी ने बताना शुरू किया। आज से कुछ साल पहले इस गांव में एक परिवार रहा करता था, जिसमें एक बच्चा और एक पति पत्नी रहा करते थे। पति की तबीयत काफी दिनों से खराब थी, वो बिस्तर से उठ नहीं सकता था। जब तक अनाज घर में थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर जब खाने को कुछ नहीं बचा तो पत्नी अपने 7 साल के बच्चे को लेकर गांव के सभी के घरों में खाना मांगने जाती थी, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। सबसे पहले तो उसका पति मर गया, जिसके कुछ दिन बाद भूख से तड़प तड़प कर उसका बच्चा। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और गांव के कुएं में कूदकर अपनी जान से हाथ धो बैठी। और तब से उसी की आत्मा रह रहकर गांव के लोगों को मौत के घाट उतार रही है। बाबा जी की पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा, बाबा जी इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? इस पर बाबा जी ने कहा, एक उपाय है। जब वो औरत कुएं में कूदी थी तो सुबह गांव वाले ने उसकी लाश को ना निकालकर कुएं को वैसे ही ऊपर से बंद कर दिया। हमें कुएं को खोलकर उसमें से उसकी बची कुची हड्डियों को निकालना होगा और उसका अच्छी तरह से अंतिम संस्कार करना होगा, तब जाकर उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ये काम तुम्हारे अकेले से नहीं होगा, पूरे गांव वालों को मिलकर करना होगा। उस रात तो हमने किसी तरह से पार किया, मगर सुबह होते ही सारे गांव वालों को इकट्ठा करके पूरी बात बताई, जिसके बाद हमने मिलकर उस कुएं को खोला तो उसमें काफी कम पानी था, मगर पूरा पानी काला पड़ चुका था। सारे पानी को खाली करने के बाद हमें कुछ हड्डियां दिखीं, जिसे निकालकर हम सीधे शमशान चले गए और काफी अच्छे से उन हड्डियों का अंतिम संस्कार किया।
फिर जाकर हमारे गांव पर से वो खतरा टला और हमारा गांव फिर से ठीक हो गया। पूरी कहानी बताने के बाद दादाजी ने कहा, काफ़ी रात हो गई है, जाओ सो जाओ। दादाजी की कहानी सुनने के बाद पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।